Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Dark Knight. ये मूवी बैटमैन ट्रिलॉजी की सेकंड मूवी है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बैटमैन बिगिंस का काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन करके डाल दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जिनके पास में दो अलग अलग माइंडसेट हैं। एक इंसान जो कि चाहता है कि वो इंसानियत को बचाए और इंसाफ का साथ दे, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान है जो कि उसूलों को नहीं मानता। वो करना चाहता है जो उसका दिल करता है। वो आज तक ना तो किसी रूल पर चला है और ना ही किसी की बात मानता है। और क्या होगा जब दो ऐसे लोग एक साथ मिलेंगे, वही चीज इस कहानी में बखूबी तरीके से दिखाई गई है। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ नकाबपोश जोकर एक बैंक को लूटने के लिए निकलते हैं, मगर बैंक रॉबरी के दौरान वो अपने अगले ही पार्टनर को मार दिया करते थे और मारने से पहले सिर्फ एक बात कहा करते थे कि जोकर ने हमें कहा था कि जब सामने वाले का काम पूरा हो जाए तो उसे जान से मार देना, इससे हिस्से में एक हिस्सेदार कम हो जाएगा। और धीरे धीरे करते उन 6 जनों की टीम अब सिर्फ 2 जनों में बढ़ती। तो लास्ट वाला उसे कहता है कि तुम्हें भी जोकर ने जरूर कहा होगा कि मुझे जान से मार देना, तू मुझे जान से मारे उसके पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मगर उन दोनों की ये बात चली रही थी और तभी वो कहता है कि मुझे जोकर ने तुम्हें नहीं बल्कि बस ड्राइवर को मारने के लिए कहा था। और तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ी बस आ जाती है और वहीं की दीवार को तोड़कर वहां एक बहुत ही बड़ा होल कर देती है। और उन दोनों में से एक इंसान उस बस ड्राइवर और साथ ही अपने पार्टनर को मारकर वो सारा पैसा जो कि उन्होंने बैंक से चुराया था वो निकाल कर भाग जाता है। और तब हमें पता चलता है कि जो लास्ट वाला इंसान बचा था वो और कोई नहीं बल्कि इस पूरी हाइस्ट का मास्टर प्लानर यानी कि खुद ही जोकर था, जिन्होंने सबके माइंड को मैनिपुलेट करके इस पूरी चोरी को अंजाम दिया। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जिस बैंक के अंदर चोरी हुई होती है वहां पर एक सार्जेंट पहुंचते हैं जिनका नाम होता है सार्जेंट जेम्स गॉर्डन। और वहां पर पहुंचकर जब वो उस बैंक की तहकीकात कर रहे होते हैं उसी बीच के अंदर वहां पर बैटमैन भी पहुंच जाता है और फिर उन दोनों के बीच में बातें शुरू होती है। तो गॉर्डन बैटमैन को बताता है कि इस जोकर ने जो पैसे चुराए हैं ये बेसिकली उन अंडरवर्ल्ड के लोगों के पैसे थे जिन्होंने काला बाजारी करके अपने पैसे को छुपाकर इस बैंक में रखा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन पैसों के साथ में उसका प्लान कुछ और ही है। हमें उसके प्लान का जितना जल्दी हो सके पता लगाना ही पड़ेगा। और अब इसी बात की जानकारी को देने के लिए सीधा सार्जेंट जेम्स गॉर्डन पहुंचता है इस गॉथम शहर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास में जिनका नाम होता है हार्वी डेंट। और वो जाकर हार्वी डेंट को ये बताते हैं कि हमारी निगरानी में टोटल 5 ऐसे बैंक्स हैं जिनके अंदर काला बाजारी करने वाले डॉन लोगों का पैसा जमा है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं उन 5 बैंक्स के ऊपर छापा लगा सकता हूँ। अगर हम ये कदम उठाते हैं तो गॉथम सिटी के अंदर जुर्म तो कम होगा ही होगा और साथ ही उनकी ताकतें भी कम हो जाएगी जो वो काम करना चाहते हैं। पहले तो हार्वी डेंट उसकी ये बात नहीं मानता क्योंकि उन 5 बैंकों में जिन लोगों के पैसे थे वो 5 बैंक इस पूरी गॉथम सिटी के सबसे अमीर लोगों के बैंक्स थे, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थे। मगर फिर भी गॉर्डन की इस बात की गंभीरता को समझते हुए फाइनली हार्वी डेंट उनकी बात को मान जाता है। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हार्वी डेंट एक बहुत ही साफ दिल, ईमानदार और एक अच्छा इंसान है जिसने आज से पहले कई सारे मुजरिमों को जेल के अंदर डाला है और वो गॉथम सिटी से इस पूरे जुर्म का नामो निशान मिटाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि ये पूरा शहर जुर्म से खत्म हो जाए। वहीं पर शाम को हमें दिखाया जाता है कि हार्वी डेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डिनर करने के लिए एक होटल में पहुंचते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि बैटमैन की ही पुरानी गर्लफ्रेंड यानी कि रेचल डॉस होती है। और जब वहां पर ब्रूस वेन अपनी ही गर्लफ्रेंड को हार्वी डेंट के साथ में पाता है तो वो भी उनके साथ में बैठकर डिनर करना शुरू कर देता है। उस मोमेंट तक चारों के बीच में बातचीत होती है कि आखिर इस शहर को जो जुर्म से खत्म कर रहा है ये है कौन। क्या ये वो नकाबपोश बैटमैन है और या फिर शक्ल दिखाए हुए ये हार्वी डेंट हैं। इस वक्त तक उनमें से किसी को भी पता नहीं होता कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। वहीं पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शहर के बड़े बड़े माफिया और गुंडे एक जगह पर मीटिंग करते हैं जहां पर सामने एक टीवी के अंदर एक इंसान उनसे रूबरू बात कर रहा होता है। उस इंसान का नाम होता है मिस्टर लाओ और ये एक हांगकांग का निवासी होता है। और साथ ही अब वो उन सभी लोगों को बताता है कि थोड़े दिन पहले जो बैंक में चोरी हुई थी, जिस जोकर ने वो सारे पैसे चुराए थे जिनकी कीमत थी टोटल $68 मिलियन, ये वो सारे पैसे थे जो कि आप लोगों ने काला बाजारी करके बैंक में छिपा कर रखे थे। इस बात की खबर ऑलरेडी जोकर को थी और अब वो चाहता है कि आप सभी के जो और भी पैसे हैं वो उन सभी को भी हथियाना चाहता है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले से ही लग गया था, इसीलिए मैंने आप सभी के पैसे आपको बिना बताए ऑलरेडी एक जगह पर
छिपा दिए हैं और इसके पीछे का मेन रीजन है यहाँ की पुलिस, जिन्हें ऑलरेडी पता चल गया है कि हमारे पास में 5 ऐसी बैंकें हैं जहां पर आप लोगों ने अपना काला पैसा छुपा कर रखा है। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो क्या पता उस जोकर से पहले पुलिस वहां पर पहुंचकर आपके बैंक पर छापे मार देती, जिससे कि आपका सारा पैसा सीज हो जाता। उन सभी की ये मीटिंग चली रही थी, मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है जोकर और वो उस इंसान से यानी कि मिस्टर लाओ से बात करने लगता है और उसे कहता है कि तुम चाहे जहां पर भी चले जाओ इस पूरी दुनिया में, बैटमैन तुम्हें कहीं पर भी ढूंढ लेगा और जहां पर तुमने वो सारा पैसा छिपाया है वो उसे भी बाहर निकाल देगा। एक टाइम था जब तुम सब लोग इस गौथम सिटी के बहुत ही ताकतवर और खतरनाक लोग हुआ करते थे, मगर आज तुम्हारी हालत देखो। अब तुम्हारे पास में पैसा ही नहीं है तो तुम किस पर अपना रोब झाड़ोगे, तुम कैसे अपनी सत्ता चलाओगे। मेरे पास में तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुम सब लोग मेरे साथ मिल जाओ तो हम सभी मिलकर बैटमैन को जान से मार सकते हैं। तब उन्हीं माफिया में से बैठा एक माफिया जिसका नाम होता है मरूनी, वो उसे कहता है कि आखिर तुम ही उसे खुद क्यों नहीं मार देते। तो जोकर उसे कहता है कि जिस काम में तुम माहिर हो वो काम कभी भी फ्री में नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये था कि जोकर को बैटमैन को मरवाने के पीछे उसे पैसा चाहिए था। तो सभी माफिया के लोग उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तो वहां पर जोकर कहता है कि तुम सबका मुझे आधा हिस्सा चाहिए, यानी कि उन 5 बैंक्स में तुमने अपना जितना भी काला धन छिपा रखा था उसका टोटल 50% मुझे चाहिए। इस बात से सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी वहां पर जोकर उन्हें अपने जैकेट में से 5-6 ग्रेनेड दिखाता है और कहता है कि अगर मेरी और कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस ग्रेनेड को फोड़ दूंगा और तुम सबकी जानें अभी चली जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि मेरी डील को एक्सेप्ट करो और मेरे साथ मिल जाओ। और जाने से पहले जोकर उन सभी को अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि जिनको भी मेरी डील मंजूर हो मुझे कॉल कर कर बता देना, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जेम्स गॉर्डन, हार्वी डेंट और साथ ही बैटमैन अब एक छत पर मिले होते हैं और तीनों आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिर चोर को इस बारे में पता कैसे चला कि हम किन 5 बैंक्स पर छापा मारने वाले हैं। पहले तो उन्हें आपस में एक दूसरे पर शक होता है, मगर तीनों ही ये बात जानते थे कि तीनों इस गौथम सिटी के भले के लिए सोचते हैं। उन तीनों में से कोई भी चोर नहीं हो सकता। तब वहां पर गॉर्डन उन्हें ये बताता है कि जो नोट वो यहाँ पर छोड़ कर गए उन पर वो रेडिएशन के निशान थे जो कि हमने उन पर लगाए थे। ये वो रेडिएशन के निशान थे कि अगर वो लोग ये पैसा चुरा लेते तो हम उनकी पूरी लोकेशन को डिटेक्ट करके उनकी लोकेशन का पता लगा सकते थे, मगर वो लोग ये नोट लेकर ही नहीं गए। तो बैटमैन उनसे पूछता है कि आखिर वो सब कहां पर गए। तो गॉर्डन उसे बताता है कि वो हांगकांग में रहा करता था, उसके पास में हांगकांग की नेशनलिटी थी, इसीलिए वो हांगकांग चला गया और मुझे लगता है कि सारा पैसा भी वही है। मगर प्रॉब्लम इस बात की है कि चाइनीज गवर्नमेंट उसे कभी भी हमें नहीं सौंपेगी, क्योंकि यहाँ के नियम और वहाँ के नियमों में अंतर है। अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमें सबसे पहले तो लाओ को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो बैटमैन कहता है कि इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। अब यहाँ पर ब्रूस वेन, साथ ही लूसियस फॉक्स और उनका खास बटलर यानी कि अल्फ्रेड, ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिर वो लाओ को चाइना से यहाँ पर कैसे लाएंगे। तब वहाँ पर ब्रूस कहता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अमीर और बिगड़ा हुआ शहजादा हूँ, क्यों ना मैं पूरे के पूरे एक थिएटर को ही एक क्रूज पे ले जाकर हांगकांग का टूर करवा दूँ और वहीं से कुछ पायलट्स हायर कर दो जो कि मुझे वहाँ से यहाँ तक लेकर आ सकें। ये प्लान कैसा रहेगा। और तभी अल्फ्रेड उन्हें हरी बत्ती दिखा देता है। अगले दिन जब पूरा का पूरा थिएटर एक क्रूज में बैठकर उस पूरे गौथम सिटी से निकल रहा होता है तो सभी लोगों को ये लगता है कि ब्रूस वेन जो एक अमीर इंसान है वो सिर्फ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इस गौथम सिटी से बाहर गया है, मगर ब्रूस वेन के पीछे जो बैटमैन का चेहरा था उसे कोई नहीं पहचान पाता। और फाइनली अब वो दिन आता है जब ये तीनों लोग सीधा पहुंच जाते हैं हांगकांग। अब वहां पर बारी आती है लूसियस फॉक्स की, जो कि जाकर सीधा मिलता है मिस्टर लाओ से। अब इन दोनों के बीच में एक बार पहले भी बातचीत हुई थी। मिस्टर लाओ अपनी बैंक में ब्रूस वेन का पैसा भी रखवाना चाहते थे, मगर किन्हीं अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से वो डील फाइनल आउट नहीं हुई थी। और इसी सिलसिले के अंदर लूसियस फॉक्स उनसे अगेन मिलने के लिए आए थे। तो वहां पर लाओ उनसे पूछता है कि आखिर ब्रूस वेन ने क्या सोचा है। तो फॉक्स उन्हें कहता है कि उनका जवाब अभी भी ना है। तो लाओ कहता है कि ये बात तो तुम मुझे फोन पर भी बता सकते थे, आखिर इतना खर्चा करके यहाँ हांगकांग तक आने की क्या जरूरत थी। और वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। मगर तब हमें पता चलता है कि वो अपना एक फ़ोन वहीं पर छोड़ आए हैं। और तब हमें पता चलता है कि वो फ़ोन कोई आम फ़ोन नहीं, बल्कि उसके अंदर सोनार डिटेक्टिव वेव्स होती है जो कि आसपास में अपने हाई फ्रिक्वेंसी फेंक कर उसका एक ऐसा नक्शा
नक्शा बना लेती है जो कि होलोग्राफिक की मदद से हम एक दूसरे चश्मे में देख सकते हैं। और उसी रात अब वहां पर पहुंच जाता है बैटमैन और अपनी चालाकी के साथ में लाओ को पकड़कर एक प्लेन के साथ में वापस से उसे गॉथम सिटी में ले आता है। और अब लाओ गॉथम सिटी की पुलिस के कब्जे में होता है। तब वहां पर हार्वी डेंट और साथ ही बाकी सभी पुलिस वाले उससे बातचीत करने लगते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं कि उन 5 बैंकों के अंदर जो यहाँ के काला बाजारी और माफिया का पैसा था वो कहाँ पर है, इस बात की पूरी जानकारी मुझे दो। मगर लाओ उन्हें कुछ भी नहीं बताता, लेकिन पुलिस वाले उस पर काफी जोर देते हैं और उसे खूब पीटते हैं। तब वहां पर लाओ उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसों का पता तो नहीं बता सकता, मगर मैं ये बता सकता हूँ कि इस प्लान के अंदर कौन कौन शामिल था। और उसकी इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में अब हार्वी डेंट इस पूरी गॉथम सिटी के करीब 600 से ऊपर कैदियों को पकड़कर जेल में डलवा देता है। ये 600 लोग वो कैदी होते हैं जिन्होंने उन माफिया और गुंडे लोगों के साथ में मिलकर काला बाजारी करके आम गरीब लोगों का पैसा लूटा था। और अब जब उन सभी लोगों को सजा हो जाती है तो इस पूरे शहर की काया पलट हो जाती है। ये पूरा शहर जुर्म से एकदम साफ हो जाता है, ना ही कोई काला बाजारी, ना ही कोई गुंडागर्दी और ना ही कहीं पर लूट मार। ये सारी बातें जोकर भी देख रहा होता है। और जब उसे इस बात का पता लगता है कि शहर के सभी नामी गिरामी माफिया और गुंडे लोगों को पकड़ लिया गया है, तो वो इस बात को ठान लेता है कि वो बैटमैन को जान से मार कर रहेगा। और साथ ही अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कई ऐसे लोग भी थे जो कि बैटमैन से इंस्पायर होकर उसी की जैसी कॉस्ट्यूम पहनकर शहर के अंदर उन लोगों को रोकने के लिए निकल जाते थे जो कि रात को जुर्म का रास्ता अपनाते थे। मगर उनमें से एक को एक बार जोकर पकड़ लेता है और उसकी एक वीडियो फुटेज बनाता है और ये फुटेज वो सीधा न्यूज तक पहुंचा देता है। इस एक्टिविटी को करने के पीछे सीधा सीधा जोकर का मकसद बैटमैन से था। वो ये चाहता था कि बैटमैन उसके सामने आए, क्योंकि बैटमैन भी कोई दूध का धुलावा नहीं है। उसने भी कई बार जुर्म का रास्ता अपनाया है और वो अगर सभी लोगों के सामने आके अपना चेहरा नहीं दिखाएगा तो वो इसी तरीके से काफी सारे लोगों को जान से मारता जाएगा। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस शहर के सबसे अमीर इंसान यानी कि ब्रूस वेन ने अपने घर में एक पार्टी रखी होती है जहां पर उसने शहर के सबसे बड़े ओहदे वाले लोगों को बुलाया होता है, जिसके अंदर हार्वी डेंट भी शामिल होते हैं। और तब वो अपनी पार्टी के अंदर सभी लोगों को ये बताते हैं कि हार्वी डेंट एक वो सुपर हीरो है जो कि हमारी शहर से इस गंदगी को मिटाने के अंदर काफी आगे हैं। उन्होंने उन लोगों को पकड़वाया जो कि जुर्म की राह पर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनका सम्मान करता हूं और साथ ही चाहता हूं कि आप भी उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब इस बात को जोकर भी जानता था कि इस पूरे के पूरे स्कैंडल के पीछे हार्वी डेंट का हाथ है, क्योंकि हार्वी डेंट ने उन सभी लोगों को पकड़वाया था जो कि गॉथम सिटी के अंदर जुर्म का काम किया करते थे और वो उसे मारने के लिए सीधा ब्रूस वेन के घर में पहुंच जाता है। मगर इस बात का पता ऑलरेडी बैटमैन को चल जाता है, इसीलिए वो हार्वी डेंट को एक जगह पर छिपा देता है। मगर तब तक वहां पर जोकर पहुंच जाता है और वो हर एक से पूछने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि हार्वी डेंट कहां पर है, मुझे उसकी तलाश है, मैं उसे जान से मारना चाहता हूं। और तभी वहां पर उसके सामने रेचल आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम उसे जान से क्यों मारना चाहते हो, और साथ ही कहती है कि मेरे होते हुए तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तब वहां पर जोकर उसे कहानी बताता है। वो कहता है कि मेरी भी एक बीवी हुआ करती थी और उसे मेरी स्माइल कभी पसंद नहीं थी, तो मैं हमेशा उससे पूछता था वाई सो सीरियस, मगर वो मुझे देखकर कभी नहीं हंसती थी। फिर फाइनली मैंने एक दिन अपना चाकू लेकर अपने चेहरे का ये हश्र बना दिया, जिससे कि अब मेरे चेहरे पर ऑलवेज स्माइल है। और अब वो रेचल के चेहरे का भी बस यही हाल करने वाला होता है। मगर तभी वहां पर बैटमैन पहुंच जाता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। मगर तब तक जोकर मौका पाकर रेचल को वहां से फेंक देता है। अब रेचल को बचाने के लिए बैटमैन भी उसे कूदकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जोकर वहां से भाग जाता है। और वहीं अगले दिन न्यूज में खबर आती है कि जोकर ने 2 लोगों को और जान से मार दिया है, जिनके अंदर एक थे कमिश्नर, जिन्होंने उन पूरे 549 लोगों को पकड़ा था, यानी कि वो सभी कैदी जो कि इस पूरे शहर के अंदर गुंडागर्दी कर रहे थे, और साथ ही वो जज जो कि उनके खिलाफ एक मुकदमा चलाने वाली थी। और उन दोनों के साथ ही अब जोकर का अगला निशाना होता है गॉथम सिटी के मेयर, और वो अब उन्हें जान से मारना चाहता था। लेकिन इस बात को वो जानता था कि उनकी सिक्योरिटी काफी टाइट होगी और इस पूरे काम को करने के लिए वो एक खास दिन चुनता है। ये वो दिन होता है जहां पर गॉथम सिटी के मेयर अब पूरे शहर में शांति और अमन की बात करने के लिए स्टेज पर आते हैं और साथ ही अब ये फरमान सुनाते हैं कि हमने उन सभी लोगों को पकड़ लिया है जो कि जुर्म की राह पर थे, जिन्होंने इस पूरे शहर को काला बाजारी और बुरे कामों से भर दिया था। अब इस शहर के अंदर कोई भी बुरा काम करता हुआ नहीं मिलेगा।
वहीं दूसरी ओर इस बात का पता बैटमैन को भी था कि जोकर वहां पर मेयर को मारने के लिए जरूर आएगा, इसलिए वो उसका पीछा करने के लिए अल्फ्रेड की मदद लेता है और उनसे हर टाइम कम्युनिकेशन में रहता है। तब वहां पर अल्फ्रेड बताते हैं कि एक बिल्डिंग के सामने 1504 नंबर के कमरे में हो सकता है कि जरूर जोकर वहां पर मौजूद होगा, जो कि स्नाइपर से मेयर को मारने की कोशिश करेगा। वहीं मौका पाकर अब जोकर, जो कि पुलिस वालों की यूनिफॉर्म में होता है, वो सीधा मेयर को गोली मारने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उन पर गोली चलाता है, मगर उससे पहले वहां पर उनकी जान बचाने के लिए सार्जेंट गॉर्डन कूद जाते हैं और वो गोली उन्हें लग जाती है। अपनी जान देकर उन्होंने मेयर की जान बचा ली थी। वहीं पर अब हार्वी डेंट को ये पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना और कोई नहीं बल्कि रेचल डॉस है, जो कि इस शहर की एक ईमानदार वकील है। तो वो उसे कॉल कर बताता है कि जितना जल्दी हो सके तुम इस शहर की किसी सेफ जगह पर पहुंच जाओ। तो रेचल उससे कहती है कि वेन मैनर से सुरक्षित जगह और कोई भी नहीं हो सकती। तब हार्वी डेंट के कहने पर कुछ पुलिस वाले रेचल के पास पहुंचते हैं और उसे वेन मैनर में लेकर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है बैटमैन को, जो कि माफिया के लोगों में से उनके सबसे टॉप माफिया जिसका नाम होता है मरूनी, उसके पास पहुंचता है और उससे जोकर का पता मांगता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि जोकर तुम्हारे साथ मिला हुआ है, अब अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो मुझे जोकर का पता बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब वहां पर मरूनी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ रूल्स हैं, मगर जोकर के कोई रूल्स नहीं है। तुम लोगों को सजा देना जरूर जानते हो, मगर उन्हें जान से मारना नहीं जानते। वहीं जोकर तुम्हारा बिल्कुल उल्टा है। अगर जोकर को इस बात का पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ बदसलूकी की है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर बैटमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक बिल्डिंग से नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है, वो अपाहिज हो जाता है। मगर वो जाते जाते बैटमैन को एक बात जरूर बताता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें जोकर को पकड़ना है तो तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील करना होगा, यानी कि तुम्हें अपने चेहरे से ये मास्क हटाना पड़ेगा और तब जोकर खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा। और ये सुनकर बैटमैन वहां से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है हार्वी डेंट, जो कि उन्हीं मुजरिमों में से एक मुजरिम को पकड़कर जोकर का पता पूछ रहा होता है। और तब वहां पर वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हार्वी उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 चांस देता हूँ, मेरे पास में सिक्का है, अगर हेड आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और अगर टेल आया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही चांस है। और वो जैसे ही अपना सिक्का उछालता है, मगर तब तक वहां पर बैटमैन पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि ये एक नॉर्मल इंसान है, उससे जोकर का पता बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो अपना पता हर किसी को नहीं बताता। अगर उसे पकड़ना है तो मुझे अपना नकाब उतारना होगा, मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना होगा, उसे ये बताना होगा कि आखिर मैं कौन हूँ, तब जाकर वो हमारे सामने आएगा। वहीं अब ब्रूस वेन अपने बटलर यानी कि अल्फ्रेड से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है मैं काफी दुखी हूँ और साथ ही उसको इस बात का गिल्ट भी होता है कि मेरी वजह से जोकर इस शहर के मासूम लोगों को जान से मार रहा है। अगर मैंने अपने चेहरे से नकाब नहीं उतारा तो एक एक करके वो सभी लोगों को मार देगा। इसीलिए अब न चाहते हुए भी मुझे ये बैटमैन का चोगा छोड़कर ब्रूस वेन की तरफ सभी के सामने आना पड़ेगा। और अब दिखाया जाता है अगला दिन, जहां पर अब हार्वी डेंट सभी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताने वाला होता है कि बैटमैन अपना चेहरा रिवील करने वाला है, वो ये बताने वाला है कि वो कौन है। वहीं पर उसकी ये बात सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर बैटमैन है कहाँ पर, हम काफी टाइम से उसका इंतजार कर रहे हैं, अगर बैटमैन अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा तो जोकर हम सबको मारता जाएगा। हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए और हम उसे पकड़ लें, ताकि शहर में जो कत्लेआम हो रहा है, जो जोकर एक एक करके सभी को मार रहा है, वो उन सभी को छोड़ दे। इन बातों को खड़ा खड़ा वहां पर ब्रूस वेन भी सुन रहा होता है और वो एक लंबी सांस लेता है और अपना कदम आगे बढ़ाता है ये बताने के लिए कि वही असली बैटमैन है। मगर जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला होता है, तब तक वहां पर स्टेज के आगे पहुंच जाता है हार्वी डेंट और वो उन सब लोगों से कहता है कि आपको बैटमैन चाहिए था ना, तो पकड़ लीजिए, मैं ही हूँ असली बैटमैन। और ये सुनने के बाद में वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो हार्वी डेंट को अपनी निगरानी में ले लेते हैं। अब हार्वी डेंट को पुलिस कस्टडी में एक सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे होते हैं और तभी जोकर वहां पर आकर उन सभी पर हमला कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर बैटमैन को मारना चाहता था। उसने बैटमैन को पकड़ने के लिए काफी अच्छी तैयारी कर रखी थी। वो उस ट्रक का पीछा करने लगता है जिसके अंदर हार्वी डेंट यानी कि उसके मुताबिक बैटमैन होता है और वो अपने गुंडों के साथ के अंदर उस पर हमला कर बैठता है। लेकिन तब तक वहां पर ओरिजिनल बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन पहुंच जाता है और वो उस ट्रक को अपनी बैट ब्लेड से उड़ा देता है। उसका पीछा करते करते बैटमैन की जो बैट मोबिल होती है वो पलट जाती है, मगर वो फिर भी नहीं रुकता। बैट मोबिल के अंदर एक और ऑप्शन होता है डिटैच करने का, जिससे वो डिटैच कर देता है अपनी बैट ब्लेड को और फिर अपनी बैट ब्लेड के साथ में
जोकर का पीछा करने लगता है। उस बैट ब्लेड के अंदर होते हैं काफ़ी सारे वेपन्स और वो उन वेपन्स का इस्तेमाल करके उस ट्रक को ही उल्टा पटक देता है, जिससे कि जोकर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। मगर इस बीच अब बैटमैन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। तब फाइनली जोकर वहाँ पर आकर उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो उसका मास्क उतारता है तो उस बैट सूट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही जोर का झटका लगता है। और तभी वहां पर उसके पीछे से आता है सार्जेंट जेम्स गॉर्डन। पहले तो सभी को ये लग रहा था कि जेम्स गॉर्डन ने इस शहर के मेयर को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर ये सब भी ब्रूस वेन की एक ट्रिक थी। और अब जोकर जेल की सलाखों के पीछे होता है। तब वहां पर एक एक करके सभी पुलिस वाले उससे पूछताछ यानी कि इंटरोगेशन करने के लिए उसके पास में आते हैं, मगर जोकर एक शब्द नहीं बोलता। वहीं दूसरी ओर पब्लिक को यह बात भी पता चल जाती है कि हार्वी डेंट असली बैटमैन नहीं है, वो तो कोई और ही है। और अगेन हार्वी डेंट उन सभी का पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर अपनी छवि के साथ उभरता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है जेम्स गॉर्डन को, जिन्होंने अपनी चालाकी और दिलेरी के साथ में जोकर को पुलिस की सलाखों के पीछे पकड़वाया था। तो अब मेयर इस बात से खुश होकर उसे सार्जेंट की जगह अब कमिश्नर बना देते हैं। और साथ ही अब कहानी में ये पता चलता है कि हार्वी डेंट जब अपने घर के लिए निकले थे तो वो अपने घर पर पहुंचे ही नहीं, और इसी के साथ रेचल डॉस वेन मैनर के अंदर जाने वाली थी, वो भी वहां पर नहीं पहुंची। वो दोनों ही अपनी जगह से गायब हैं। ये दोनों ही जने जोकर के कब्जे में होते हैं। अब इस बात का पता जब बैटमैन को लगता है तो वो सीधा पहुंच जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। वो उसे खूब मारता है, खूब पीटता है, उससे पूछता है कि मुझे बताओ आखिर हार्वी डेंट और रेचल डॉस कहाँ हैं, मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वहां पर जोकर अपनी हंसी हंसने लगता है और वो कहता है व्हाई सो सीरियस, मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगे क्योंकि तुम्हारे कुछ उसूल हैं, तुम हमेशा उसूलों के साथ चलते हो। और साथ ही जोकर उससे ये भी कहता है कि तुम बुज़दिल हो, तुमने अपनी जगह पर हार्वी डेंट को मरने दिया। तो बैटमैन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। तो जोकर कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें कभी मारना ही नहीं चाहता था, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मेरा क्या होगा। अगर बैटमैन नहीं तो जोकर नहीं। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जोकर बैटमैन को मारना नहीं चाहता, बल्कि वो तो उसके असूलों को तोड़ना चाहता है। बैटमैन के हमेशा से यही असूल थे कि वो कभी किसी को जान से नहीं मारेगा, और जोकर बस उसको उसकी अंतिम हद तक लेकर जाकर देखना चाहता था कि आखिर बैटमैन क्या करता है, क्या वो किसी की जान लेगा या नहीं। क्योंकि जोकर की खुद की जिंदगी में कभी कोई उसूल रहा ही नहीं, इसीलिए उसको ये सारी बातें खेल लग रही होती है। और साथ ही वो ब्रूस वेन को कहता है कि दोनों जने हार्वी डेंट और रेचल डॉस मेरे कब्जे में। तो अगेन वहां पर बैटमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसे और मारता है और उससे उन दोनों का पता पूछता है। तो जोकर कहता है कि तुम एक वक्त पर दोनों को नहीं बचा सकते, वो दोनों ही अलग अलग जगह पर हैं। काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद में अब फाइनली जोकर उन दोनों की लोकेशन उसे बता देता है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम दोनों को ही एक वक्त पर नहीं बचा सकते, तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुम एक वक्त पर किसे बचाना चाहते हो, हार्वी डेंट जो कि इस शहर का एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और साथ ही एक ईमानदार ऑफिसर भी, और या फिर रेचल डॉस जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यानी कि तुम्हारी होने वाली पत्नी। अब बैटमैन ही डिसाइड करता है कि वो अपनी प्यार यानी कि रेचल डॉस को बचाएगा, और साथ ही वो कमिश्नर गॉर्डन को कहता है कि आप जाइए और हार्वी डेंट को बचाइए। मगर जोकर की बताई हुई लोकेशन पर जब वो पहुंचता है तो उसे रेचल नहीं बल्कि उसे मिलता है हार्वी डेंट। जिस जगह पर उसे हार्वी डेंट मिलता है वहां पर काफी सारे पेट्रोल के ड्रम्स पड़े होते हैं, और जमीन पर पड़ा हार्वी डेंट अब मदद की गुहार लगाने लगता है। मगर तब तक उनमें से एक ड्रम जमीन पर गिर चुका होता है, जिससे कि काफी सारा पेट्रोल जमीन पर बह रहा होता है, और देखते ही देखते वहाँ की घड़ी में जो टाइम चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक जोर का बम फटता है, मगर बम फटने से पहले ही बैटमैन हार्वी डेंट को लेकर उस बिल्डिंग से निकल जाता है। मगर बिल्डिंग में लगी आग की वजह से अब जो पेट्रोल जो कि हार्वी डेंट के फेस पर लगा हुआ था अब वो भी आग पकड़ लेता है। वहाँ पर बैटमैन उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, उस आग को बुझाने के लिए ट्राई करता है, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उस आग ने पूरी तरीके से हार्वी डेंट का फेस जला दिया होता है। वहीं इसी दौरान अब दूसरी ओर कमिश्नर गॉर्डन की पूरी टीम वहां पहुंचती है जहां पर रेचल डॉस को बंदी बना रखा होता है, मगर जब तक वो वहां पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी और वहां पर एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से रेचल उसी में मारी जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है जोकर की तरफ। जोकर उनसे कहता है कि मुझे एक फ़ोन करना है। वहीं जेल के अंदर एक कैदी होता है जिसका ऑलरेडी उसने पेट फाड़ कर उसके पेट के अंदर एक मोबाइल डाल रखा होता है, और जैसे वो किसी एक का फ़ोन मांगकर फ़ोन करता है तो जिस कैदी के पेट के अंदर मोबाइल पड़ा होता है वो ब्लास्ट
ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट के जरिए अब जोकर उस जेल से लाओ को लेकर वहां से भाग जाता है। तब वहां पर कमिश्नर गॉर्डन को पता चलता है कि ये भी जोकर का एक प्लान ही था। वो खुद को जानबूझकर पकड़वाना चाहता था और वो ये जानता था कि हम उसे पकड़कर इसी जेल में लेकर आएंगे जहां पर लाओ था, और वो अपने इस काम में कामयाब हो गया। वो लाओ को लेकर भाग गया। अब जोकर लाओ को लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर लाओ ने उन सभी का पैसा छिपा रखा होता है। साथ ही जोकर ने अपना आधा हिस्सा ऑलरेडी अलग कर लिया होता है, क्योंकि उसने माफिया के लोगों से डील करी थी कि अगर मैं बैटमैन को मारूं तो मुझे आधा हिस्सा चाहिए। और इसी बात से अब वो आधे हिस्से का मालिक बनकर सारे पैसों के ऊपर आग लगा देता है। तो माफिया के लोग कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सारे पैसों को क्यों जलाया? तो जोकर कहता है कि इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं, ये सारा मेरा पैसा था और मैं इस पैसे का क्या करूं या ना करूं ये मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। और इन रुपयों के साथ साथ में अब लाओ भी जल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन की कंपनी में एक शख्स काम किया करता था जो कि उनका अकाउंटेंट था। उसे लूसियस फॉक्स के जो मैप्स थे जिनकी मदद से वो बैटमैन के सारे डायग्राम, सारे सूट्स वगैरह बनाया करता था, उससे वो मिल गए होते हैं। तो वो आकर अब टीवी पर ये बताने वाला होता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, मुझे उसकी आइडेंटिटी का पता चल गया है। मगर तभी वहां पर जोकर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि अब मैंने अपना प्लान बदल दिया है, मैं नहीं चाहता हूं कि बैटमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील करे, और अब अगले 1 घंटे में अगर किसी ने तुम्हें जान से नहीं मारा तो मैं एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। इसी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग उस शख्स को शक की निगाहों से देखने लगते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ते हैं उसे जान से मारने के लिए, क्योंकि अगर किसी ने भी उसे नहीं मारा तो जोकर एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देने वाला था। मगर ये बात अब बैटमैन को भी पता चल जाती है, तो वो अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्योंकि ये बात आग की तरह फैल गई थी कि जोकर ने किसी न किसी एक हॉस्पिटल में बॉम्ब लगा रखा है और वो किसी भी वक्त उसे उड़ा सकता है, तो पुलिस वाले मिलकर सभी हॉस्पिटल्स को खाली करवा देते हैं। उनके अंदर जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन्हें बच्चों की स्कूल बस में भरकर वहां से निकला जाता है। उन्हीं हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल के अंदर अब हार्वी डेंट भी होता है, जहां पर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि आधा जल चुका होता है। और तब हम देखते हैं कि जोकर भी नर्स का रूप बनाकर वहीं पर मौजूद होता है। अब क्योंकि हार्वी डेंट जो कि रेचल डॉस को अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, उसकी जान जा चुकी थी, इसकी वजह से अब हार्वी डेंट अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठता है। वो एक तरीके से साइको हो जाता है और उसके दिमाग पर खून सवार हो जाता है। तब वहां पर जोकर उसे आकर कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा, मैं तो जेल में था। इसके पीछे माफिया के उन लोगों का हाथ था, पुलिस वालों का हाथ था जो कि रेचल को वहां से लेकर गए थे। अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपना बदला किससे लेना चाहते हो, मुझसे और या फिर उन लोगों से जिन्होंने रेचल को जान से मारा। तुम्हारे पास में 2 मौके हैं, चलो टॉस करते हैं। तुम्हारे पास में हमेशा से एक सिक्का था ना जिसके ऊपर दोनों साइड में हेड चिपका हुआ था। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हर बार जब भी कभी हार्वी डेंट अपना सिक्का उछालता था हेड्स और टेल करने के लिए, उसका सिक्का ऑलवेज दोनों तरफ से हेड होता है। मगर इस बार जब वहां पर बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था तो वो सिक्का एक तरफ से जल गया था, और इस बात से पता चलता है कि अब हार्वी डेंट का रियल फेस भी एक साइड से जल गया होता है, वहीं उसका सिक्का भी अब एक तरफ से जल गया होता है। यानी कि अब उसकी किस्मत में हेड और टेल दोनों ही होते हैं। ये बात कहकर जोकर उस हॉस्पिटल से निकल जाता है और साथ ही जो बॉम्ब उसने उस हॉस्पिटल के अंदर प्लांट किया होता है वो उसे भी ब्लास्ट कर देता है, और देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है उस हॉस्पिटल में जो कि इस पूरे शहर को हिला देता है। लेकिन इसी के साथ हमें पता चलता है कि पेशेंट से भरी हुई एक बस गायब है और उसी के साथ हार्वी डेंट भी गायब है। उन दोनों को ही जोकर ले गया होता है। और तभी न्यूज पर एक रिकॉर्डिंग आती है जहां पर एक इंसान बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि उस इंसान को मार देना जान से जो कि बैटमैन की आइडेंटिटी को रिवील करने वाला था, मगर तुमने मेरी बात को नहीं माना। और अब शाम होते होते मैं वो कदम उठाने वाला हूं जिससे पूरा शहर मेरे डर से कांपेगा। ये वो रात होगी जो तुम जिंदगी भर तक याद रखोगे। अब इस बात को सुनकर 3 करोड़ की आबादी वाला शहर गौतम सिटी पूरी तरीके से सत्ते में आ जाता है। वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर अब रात को जोकर क्या करेगा, तो क्यों ना हम सब यहाँ से भाग जाएं। और पूरा शहर अब खाली होने लगता है, हर कोई उस शहर से भागने लगता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हार्वी डेंट पर, जिसका आधा फेस जला हुआ होता है, और अब ये उन पुलिस वालों को और उन लोगों को ढूंढ रहा होता है जिसने रेचल को पकड़वाने में मदद करी, और वह अब एक एक करके 3 खून कर चुका होता है।
और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये काम अब उसकी जिंदगी का एक अलग ही पहलू बन चुका होता है। एक तरफ तो कहाँ वो शहर में अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है और वहीं दूसरी ओर अब वो अपने पर्सनल मैटर्स में आकर लोगों की जान ले रहा होता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है बैटमैन जो कि अब मदद मांगने के लिए पहुंचता है लूसियस फॉक्स के पास में और उन्हें कहता है कि मुझे जोकर को किसी भी तरीके से पकड़ना ही होगा, मुझे उसकी लोकेशन का पता लगाना होगा। तब वहां पर लूसियस फॉक्स बताता है कि हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि एक सोनार डिवाइस जो कि इस शहर के हर मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है और साथ ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किस लोकेशन पर जोकर अभी मौजूद होगा। और फाइनली उस डिवाइस की मदद से बैटमैन वहां पहुंच जाता है जहां पर जोकर मौजूद होता है। मगर जिस जगह पर जोकर मौजूद होता है वहां पर उसने ऑलरेडी अपना जाल बिछा रखा होता है। उसने मासूम लोगों के हाथ बांधकर हाथ में गन देकर मुंह पर मास्क लगा दिया होता है ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि वो सभी जोकर के लोग हैं और वो पुलिस वाले मासूम लोगों को जान से मार दें। मगर बैटमैन को ये पता चल जाता है कि ये सब कुछ जाल बिछा रखा है जोकर ने, इसीलिए वो कोशिश करता है कि सबसे पहले तो वो उन सिविलियंस की जान बचाए जो कि निर्दोष हैं, जिन्हें बेमतलबी जोकर ने पकड़कर बंदी बनाकर रखा है। वहीं दूसरी ओर अब पुलिस को लगता है कि जोकर हमारी हिरासत में है, इसीलिए वो एक स्वॉट टीम वहां उस बिल्डिंग में भेज देते हैं जहां पर जोकर मौजूद होता है और वो एक एक करके उन सभी लोगों को मारने वाले होते हैं जो कि जोकर की टीम में होते हैं। जबकि होता तो इसका उल्टा है, वो सभी लोग तो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं जिन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। तभी वहां पर बैटमैन पहुंच जाता है और वो एक एक करके स्वॉट की टीम को भी बिना नुकसान पहुंचाए उन सभी सिविलियंस को बचाने की कोशिश करता है जो कि निर्दोष होते हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि नदी के अंदर दो बड़ी बड़े शिप्स होते हैं। एक शिप के अंदर तो होते हैं उस शहर के पूरे कैदी जो कि हार्वी डेंट की तरफ से पकड़वाए होते हैं और दूसरे शिप में होते हैं वो लोग जो बौखला गए होते हैं, जिन्हें कि जोकर का खौफ होता है, वो उस शहर को खाली कर कर जाना चाहते होते हैं। तब वहां पर जोकर अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से उन दोनों शिप्स के अंदर बातें करता है और बताता है कि इन दोनों ही शिप्स में जिनमें आप जाने वाले हैं इनमें बॉम्ब लगे हैं, मगर उन दोनों शिप्स के बॉम्ब आपस में बदल दिए गए हैं, यानी कि आपकी शिप का बॉम्ब सामने वाली शिप के अंदर है। अब वो कैदियों से कहता है कि अगर तुम अपने आप को जान से बचाना चाहते हो तो आम इंसानों को जान से मार दो जिन्होंने तुम्हें जेल में डाला है। वहीं आम इंसानों से कहता है कि तुम उन कैदियों को जान से मार दो क्योंकि वो सब तो जुर्म की राह पर ऑलरेडी हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है। रात के 12 बजे से पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम कौन से लोगों को बचाना चाहते हो और कौन से को मारना चाहते हो। ये अब तुम्हारे ऊपर है, इन दोनों का रिमोट भी तुम्हारे पास में ही है। अब दोनों ही तरफों के लोगों में काफी ज्यादा खलबली मच जाती है। एक और सारे कैदी कहते हैं कि उन्हें जान से मार दो जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो मासूम लोग कहते हैं कि हम उनका शिप उड़ा देते हैं क्योंकि वहां पर तो सारे कैदी हैं। दोनों ही जगह माहौल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। अब उन सभी लोगों के पास में सोचने के लिए सिर्फ 15 मिनट होते हैं क्योंकि उस वक्त 11:45 हुए होते हैं और 12 बजे बहुत ही बड़े बड़े धमाके होने वाले थे। वहीं दूसरी ओर अब जोकर और बैटमैन के बीच में फाइट चल रही होती है और वहीं जोकर धोखे से बैटमैन को एक बिल्डिंग के कोने में फंसा देता है और उसे कहता है कि बस अब सिर्फ 15 मिनट की बात है, 15 मिनट के अंदर इस पूरे शहर में धमाके होंगे, ये पूरा शहर आतंक से गूंजने लगेगा और इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं, इन सब का जिम्मेदार तुम होगे क्योंकि तुमने अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करी, क्योंकि तुमने कभी अपने असूलों को नहीं तोड़ा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कैदियों वाले शिप के अंदर से एक कैदी पुलिस वाले से रिमोट मांगता है और उसे कहता है कि तुम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहोगे, ये रिमोट मुझे दो, और वो उस रिमोट को लेकर पानी में फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर जो सिविलियंस का शिप होता है वही सोचने लगते हैं कि 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट है, क्या वो हमें जान से मारेंगे? और देखते ही देखते 12 बज जाती है मगर तब तक कोई भी ब्लास्ट नहीं होता और तब वो लोग ये समझ जाते हैं कि उन लोगों ने भी हमें जान से नहीं मारा, इसका मतलब ये है कि हमें भी उन्हें जान से नहीं मारना चाहिए। और देखते ही देखते अब 12:05 हो जाते हैं और दोनों ही जगह बॉम्ब नहीं फटते। इस बात को देखकर जोकर काफी खफा हो जाता है। उसे तो लग रहा था कि दोनों ही साइड में अब बम फटने वाले हैं 12 बजे, मगर ऐसा नहीं होता। और अब इस बात से बैटमैन का हौसला और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और अब वो अपनी पूरी शक्ति से जोकर पर प्रहार करने लगता है, उसे मारने लगता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब जोकर गिरकर मरने वाला होता है, मगर बैटमैन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जोकर अपने आप को मरवाना चाहता है बैटमैन के हाथों, मगर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इसीलिए वो उसकी जान बचा लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा फैसला मैं नहीं, तुम्हारा फैसला कानून करेगा। और वो जोकर को वहीं लटका कर वहां से चला जाता है। मगर जाते जाते जोकर उससे एक बात कहता है कि तुम नहीं जानते कि हार्वी डेंट अभी कहां पर है। सभी लोगों के सामने हार्वी डेंट एक हीरो बना फिर रहा था, मगर अब देखो अब वो क्या कर रहा है, उसने 3 लोगों को जान से मार दिया
और अब वो और भी लोगों को मारने वाला है। तुम नहीं जानते कि अभी तुम्हें क्या क्या देखना बाकी है। और जब बैटमैन को ये पता चलता है कि हार्वी डेंट जिंदा है तो वो उसकी खोज के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हार्वी डेंट पर, जो कि उसी बिल्डिंग में होता है जहां पर रेचल डॉस की मौत हुई थी। और साथ ही हमें पता चलता है कि उसने सार्जेंट जेम्स गॉर्डन की पूरी फैमिली को बंधक बनाकर वहां पर रखा होता है। और साथ ही अब वो जेम्स गॉर्डन के सर पर बंदूक रखकर उसे मारने वाला होता है। अब तो गॉर्डन पूछता है कि आखिर मेरी क्या गलती है, तुमने मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पर बंधक क्यों बना रखा है। तब वहां पर हार्वी डेंट उससे कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी रेचल को सही सलामत घर तक पहुंचाना, मगर तुमने क्या किया, तुमने तो उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसलिए मैं जान से मार कर रहूंगा, मगर तुम्हें जान से मारने पर मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे तुम्हारे परिवार को जान से मार कर मिलेगी। मगर उसी वक्त उसे रोकने के लिए वहां पर बैटमैन पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। जोकर ने सिर्फ तुम्हें चुना क्योंकि तुम हम सबसे बेहतर थे। तुम उस राह पर थे जो कि ईमानदारी में सबसे नंबर 1 पर आते थे। तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा और इसी वजह से जोकर ने तुम्हें चुना। वो हम सभी को ये बताना चाहता था कि एक ऐसा इंसान जो अपना ईमान कभी नहीं बेच सकता, उसने तुम तक को चेंज कर दिया। बेसिकली बैटमैन, हार्वी डेंट और साथ ही जेम्स गॉर्डन, ये तीनों एक ही टीम में थे जो कि जुर्म के खिलाफ जुर्म से लड़ रहे थे। मगर जब जोकर को इनके बारे में पता चला तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो उनकी इस टीम को तोड़ कर ही रहेगा। और फाइनली अब वो इसमें कामयाब भी हो गया था। मगर बैटमैन उसे काफी समझाता है और उसके समझाने के बाद में हार्वी डेंट ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी किस्मत का फैसला ये सिक्का करेगा। अगर जला हुआ हिस्सा आया तो वो बैटमैन को गोली से मार देगा और अगर नहीं आया तो वो उसे बख्श देगा। और वो ऐसा ही करता है। जैसे वो सिक्का उछालता है तो जला हुआ हिस्सा ऊपर आता है और वो बैटमैन को गोली मारता है। फिर उसकी खुद की बारी आती है, वो सिक्का उछालता है मगर तब बिना जला हुआ हिस्सा उसके सामने आता है, इसलिए वो खुद को छोड़ देता है। और अब बारी आती है जेम्स गॉर्डन की। मगर इससे पहले कि वो गोली चलाता, बैटमैन खड़ा होकर उसे वहां से धकेल देता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। दोनों के नीचे गिरने की वजह से हार्वी डेंट की मौत हो जाती है। वहीं बैटमैन के पास में उसका जो मेमोरी क्लॉथ वाला उसका बैट केप होता है, उसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद में जेम्स गॉर्डन नीचे पहुंचता है और वो बैटमैन से कहता है कि जैसा जोकर चाहता था वो अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गया। उसने हम तीनों की टीम को डिवाइड कर ही दिया। हार्वी डेंट हम सब में से सबसे बेहतर था और जब लोगों को ये पता चलेगा कि उसने 3 खून किए तो वो उसके नाम को कभी ईमानदारी की माला नहीं पहनाएंगे, बल्कि वो लोग तो उसे नीचे गिरा देंगे। तब बैटमैन कहता है कि ये इल्जाम मैं अपने सर पर लूंगा। आप सभी लोगों को ये बता दीजिएगा कि हार्वी डेंट एक अच्छा इंसान था और बैटमैन ने उसे जान से मार दिया। इससे होगा ये कि लोगों की नज़रों में मैं बुरा बन जाऊंगा, मगर हार्वी डेंट जो कि एक चमकता सितारा था जिसने इस शहर से जुर्म को ख़त्म किया था, वो उनकी नज़रों में हमेशा चमकता रहेगा। उसी वक्त वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और तब न चाहते हुए भी गॉर्डन को पुलिस को ये बताना पड़ता है कि बैटमैन ने हार्वी डेंट को जान से मार दिया। और तब पुलिस पड़ जाती है बैटमैन के पीछे। अब बैटमैन की यही जिंदगी है कि वो भागता रहेगा हमेशा पुलिस से, एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक विलन की तरह। मगर हमेशा से वो यही चाहेगा कि वो इस शहर का भला कर सके। बैटमैन ने शहर को बचाने के लिए अपने सर पर वो इल्जाम लिया जो कि उसने कभी वो जुर्म किया ही नहीं था। मगर जब भी इस शहर को किसी जुर्म से लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो बैटमैन जरूर लौटेगा। वहीं अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स गॉर्डन अब हार्वी डेंट को श्रद्धांजलि देते हैं और बताते हैं कि हार्वी डेंट ने इस शहर के लिए बहुत अच्छे काम किए, उन सभी मुजरिमों को पकड़वाया जो कि कालाबाजारी और बुरी राह पर निकल चुके थे। वो हमारे दिल में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अल्फ्रेड के पास में एक चिट्ठी होती है जो कि रेचल डॉस ने उसे दी थी और उसने कहा था कि जरूरत पड़ने पर यह बैटमैन को दे देना। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं हार्वी डेंट से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया है और अब मैं ब्रूस वेन को कभी भी नहीं अपना सकती। मगर अल्फ्रेड ये बात जानते थे कि अगर ये बात ब्रूस वेन को पता चलेगी तो वो टूट से जाएंगे, इसलिए वो उस चिट्ठी को वहीं पर जला देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मूवी की स्क्रिप्टिंग पे मैं पिछले 4 दिन से लगा हुआ था और हर वो कोशिश कर रहा था जिससे मैं आपके सामने वो शब्द, वो चीजें डिलीवर कर पाऊं जो कि इस मूवी को जस्टिफाई करती हैं। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और साथ ही रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आएँ तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं बैटमैन ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट यानी कि द बैटमैन डार्क राइजेस आपके सामने जल्दी ही लाने वाला हूँ। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।